नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे एनसीईआरटी सीरीज क्लास 10th के दूसरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में क्या बात की थी। हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा था। ठीक है, ये समझा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, पावर शेयरिंग कैसे डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है। और दूसरी बात कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर। तो पर्पस क्या है, नीड ऑफ पावर शेयरिंग एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये दो चीज के बारे में हम लोगों को समझना है। इस चैप्टर का मकसद यही है। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडीज को समझना है। राइट, बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडीज को। और बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडीज को जब हम समझ रहे होंगे तो उसमें बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हम लोगों को उसमें उसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में समझना है। ठीक है, इन दोनों में जो सबसे कॉमन चीज पाए, मतलब कॉमन चीजें क्यों लिया गया है इस चीज को, तो यहाँ के एथनिक कंपोजिशन की वजह से। अपने एथनिक कंपोजिशन को इन दोनों देशों ने किस तरीके से हैंडल किया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, तो एथनिक कंपोजिशन का मतलब हो गया कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल अगर है, क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल है अगर, और वो ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक क्षेत्र में, ठीक है, वन रीजन में रह रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, तो कोई कॉमन कल्चर, क्या है, कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन हिस्ट्री, इस तरीके से, अगर कॉमन लैंग्वेज ऑल्सो यू कैन से, अगर शेयर करते हैं आपस में, तो उसको एक एथनिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या हो गया, एक ऐसा समूह जो अपना एक इतिहास है उसका, अपनी एक भाषा है उसकी, अपनी एक ट्रेडिशन है, अपना एक कल्चर है, तो वो एथनिक ग्रुप हो गया, एक एथनिक समूह हो गया। इसी तरीके से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हो सकते हैं किसी भी एक क्षेत्र में। तो बेल्जियम के भी सेम कहानी है, वहां पर भी अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन है, और श्रीलंका की भी कहानी है, वहां भी अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा भारत है, इंडिया, ये तो खैर लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता ही है पूरे विश्व में, अपनी डाइवर्सिटी के लिए सबसे। तो और हमारे पास भी अच्छे खासी एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक डाइवर्सिटी देखी जाती है हर एक, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, पूरी तरफ से ये डाइवर्सिटी से भरा है। और भारत में चूंकि डेमोक्रेटिक सिद्धांत पर हम लोग चलते हैं, तो ये काफी अच्छे से कह सकते हैं, एक अच्छे बैलेंस के तौर पर हम लोग इसको लेके कैरी कर पा रहे हैं। बट एनीवे, फिलहाल तो हम लोगों को बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़नी है। तो अब देखते हैं कि अपने एथनिक कंपोजिशन को कैसे बेल्जियम और श्रीलंका ने अलग अलग तरीके से हैंडल किया और उसका क्या परिणाम निकल के सामने आता है। तो बेल्जियम की कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले बेल्जियम के ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये यूरोप का मैप है। अब बेल्जियम कहाँ पड़ता है भैया, तो बेल्जियम तो यूरोप का एक छोटा सा देश है। अब इसका देखो, नॉर्दर्न साइड में नीदरलैंड्स है, ठीक है, ईस्टर्न साइड्स में ये जर्मनी है, और सदर साउथ में लग्जमबर्ग है, और इस तरफ वेस्ट में एक तरीके से देखा जाए तो फ्रांस है। राइट, अब ऑब्वियसली बात है, ये जो क्षेत्र है, मतलब नॉर्दर्न हिस्सा जो है बेल्जियम का, वो वहां पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन बोलते हैं। ठीक है, फ्लेमिश रीजन, इसको लैंड ऑफ फ्लैंडर्स भी बोलते हैं। डच स्पीकिंग क्षेत्र है। अब इसकी बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 59%, जैसा कि आप अपनी किताब में देख सकते हैं। कितने लोग बोलते हैं, 59% लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद जो इसका सदर्न भाग है, आई मीन कह सकते हैं साउथ वेस्टर्न भाग है बेसिकली, तो ये क्या है, फ्रांस से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग बोलते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक सेकेंड मुझे दीजिए। ये देखिए, अनदर 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। ठीक है, तो वलोनिया रीजन कौन सा हो गया, तो वलोनिया रीजन हो गया इधर वाला क्षेत्र। ठीक है, आपके किताब में भी ये बात लिखी गई है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में दिया गया है, इसको दर्शाया गया है। ये आपका हो गया फ्लेमिश रीजन, रेड वाला जो हो गया ये वलोनिया रीजन जो फ्रेंच स्पीकिंग है, और ये कितना है, 40% है, और ये कितना है, 59% है। उसके बाद हमारा कैपिटल है बेल्जियम का, ब्रुसेल्स। ठीक है, और ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पर जर्मनी से संबंधित, जर्मनी से सटे हुए, जिसको जर्मन स्पीकिंग लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो बस वही बात यहाँ पे लिखा हुआ। अब ब्रुसेल्स की अपनी एक डाइवर्सिटी अलग से है। अब ब्रुसेल्स की डाइवर्सिटी क्या है, इसको देखिए। ठीक है, इसको समझिए, काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए कि इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, 80% स्पीक फ्रेंच, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। तो देखिए पूरे बेल्जियम में क्या हुआ, ओवरऑल बेल्जियम की कहानी अगर हम लोग देख रहे हैं, तो पूरे बेल्जियम में देखिए समीकरण क्या है। अगर ओवरऑल बेल्जियम की बात करें, तो यहाँ पर 59% आर व्हाट, फ्लेमिश। ठीक है, और 40% फ्रेंच। लेकिन अगर इसी बेल्जियम के अगर ब्रुसेल्स की बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 80% जो है, रिवर्स है कहानी, 80% फ्रेंच और मात्र 20% डच। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डाइवर्सिटी बनी हुई है, एक पूरा क्षेत्र का है और दूसरा एक उसकी अपने कैपिटल सिटी का है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम तो होगा। अब प्रॉब्लम कैसे होगा इसको भी समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जो जनसंख्या में कम है, फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी कुछ तो होता है, अधिकांशता क्या देखा जाता है, अधिकांशता तो यही देखा जाता है कि जो मेजोरिटी होती है उसी का बोलबाला होता है ना, जो मेजोरिटी होती है उसी का बोलबाला होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ भी
कोई भी किसी भी जगह पर अगर कोई एक समुदाय के लोग ज़्यादा संख्या में है और कोई एक समुदाय के लोग कम जनसंख्या में है, तो फिर बोलबाला किसका होगा, मेजोरिटी किसकी होगी, तो ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा संख्या में है। लेकिन बेल्जियम में थोड़ी अलग कहानी है। अलग कहानी क्या है इसको समझिए कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब माइनॉरिटी में कौन था, माइनॉरिटी में बैठा है फ्रेंच, ठीक है, पूरे बेल्जियम में, ठीक है, क्योंकि वो मात्र 40% था। लेकिन फ्रेंच जो है वो क्या है, फ्रेंच जो है वो रिच है, ठीक है, क्या है, रिच है। इसके अलावा क्या है, तो रिच है तो पावरफुल भी है, तो इन्हीं का बोलबाला, ठीक है। अब जो डच है जो कि मेजोरिटी में है, कितना था, 59%, कितना था, 59%। अब इनका अगर हम लोग कंपेयर करें फ्रेंच के तुलना से, तो इनका हमेशा से शिकायत रहा कि भाई आप सरकार से, कि भाई आप हम पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, हमारे जो इकोनॉमिक जो हमारे गेन है वो फ्रेंच की तुलना में बहुत कम है। और इसी बात को लेकर के फ्रेंच ग्रुप और डच ग्रुप, ये दोनों में एक संघर्ष हमेशा से चलता रहा। किसमें, बेल्जियम में। किन किन दो ग्रुप में, तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में और डच स्पीकिंग लोगों में, ठीक है। कॉम्पोजिशन अच्छे से समझ में आ गया। एक मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बेल्जियम की अपनी पूरी कॉम्पोजिशन है जिसमें कि फ्लेमिश रीजन में लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ज़्यादा बोलते हैं 59%, और फ्रेंच कम बोलने वाले लोग हैं 40%। जबकि ब्रुसेल्स में क्या है, उल्टी कहानी है, फ्रेंच स्पीकिंग 80% है और डच स्पीकिंग मात्र 20% है। और पूरे इस कॉम्पोजिशन के कारण हो क्या रहा है, जो माइनॉरिटी, ओवरऑल माइनॉरिटी में जो फ्रेंच है वो रिच है और पावरफुल है। और डच लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोगों को एक्चुअली में क्या मिलना चाहिए था, डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो मिलना चाहिए था पहले, लेकिन इन लोगों को जो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट मिला वो कम। यही इनकी शिकायत रही, और इसी शिकायत को लेकर के 1950 और 1960 के दशक में इस क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब इस प्रॉब्लम को कैसे डील किया गया ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ऑब्वियसली बात है, ब्रुसेल्स में क्यों था ज्यादा, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्रेंच यहाँ पर लोग ज्यादा रह रहे थे, ठीक है, 80%, और डच मात्र 20% रह रहे थे। तो ये प्रॉब्लम ब्रुसेल्स में बहुत ज्यादा था, ठीक है, और ओवरऑल बेल्जियम में तो था ही। लेकिन ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, ठीक है, ये इसकी अपनी विशेषता थी। अब ये कॉम्पोजिशन समझ गए हम लोग बेल्जियम का। अब हम लोगों को नेक्स्ट समझना है श्रीलंका के कॉम्पोजिशन को, और फिर तब समझना है कि कैसे दोनों ने अपने अपने कॉम्पोजिशन को डील किया है, ठीक है। तो अब श्रीलंका की कहानी क्या है, देखते हैं इसको। तो श्रीलंका इंडिया के साउथ में पड़ता है, आप देखिए, आप लोग तो जानते ही हैं, काफी छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है ये। अब श्रीलंका की कहानी को समझते हैं। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, एज वी ऑलरेडी नो इट, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, और इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ जनसंख्या है इसकी। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, हरियाणा की जनसंख्या के बराबर ही है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की भी खासियत क्या है कि भाई इसका भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन है। क्या है इसका, एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। श्रीलंका इज ऑल्सो हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये डाइवर्सिटी कैसी है इसको समझना है, डाइवर्सिटी कैसी है। अब देखिए यहाँ पर द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर, जो सिन्हाला स्पीकर मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। ये कितना प्रतिशत है यहाँ देख सकते हैं आप, 74%, ठीक है। सिन्हाला स्पीकर्स कौन है, 74% है, और मेजर सोशल ग्रुप इसका यही है, ठीक है। इसके बाद तमिल स्पीकर्स है, ठीक है, तमिल स्पीकर ये कितना है, तो 18% है, 74 और 18। उसके बाद है अमॉन्ग तमिल्स। अब इन तमिल में भी क्या है, डिवीजन है, तमिल ग्रुप में भी क्या है, डिवीजन है। अब तमिल में डिवीजन क्या है इसको देखते हैं, तमिल में क्या डिवीजन है इसको समझते हैं। अब अमॉन्ग तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। जो वैसे तमिलियन जो श्रीलंका के नेटिव्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं श्रीलंकन तमिल, एसटी मान के चलते हैं इसको, फॉर मतलब रेफरेंस के लिए हम लोग समझते हैं। श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं, ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स हो गए। इसके बाद 13% है, ये लोग कितने हैं, 13% है। उसके बाद जो 4 फादर जिनके भारत से आए हुए थे और वो भारत में जाके बस गए, वो लोग है इंडियन तमिल्स, ठीक है। कौन है, आईटी, अगर इसको बोल दूं मैं तो आईटी। तो तमिल में भी 2 ग्रुप यहाँ पे रहती है, एक श्रीलंकन तमिल्स रहती है, दूसरा इंडियन तमिल यहाँ पे रहता है, ठीक है। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब देखिए मैप में दिया है इसका, श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पर है, नॉर्थ में और ईस्ट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे इस मैप से समझना है अब हम लोगों को। ऑरेंज जो है ये पूरा का पूरा श्रीलंकन तमिल्स का है, ठीक है। अब इस पूरे एरिया में ये लोग कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये पूरा जो ईस्टर्न बॉर्डर का क्षेत्र है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हम लोग बात करें इंडियन तमिल्स की, तो देखिए ये पैचेज में पाए जाते हैं इस तरीके से, खास करके साउथ के पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में, श्रीलंका के बीच में है ये लोग। और उसके बाद ये जो येलो रीजन से यहाँ पूरा चारों तरफ दिख रहा है आपको, ये लोग सिन्हलीज लोग हैं, ठीक है। अब तो इंडियन तमिल की स्थिति आपको समझ में आ रही होगी कि बड़ी मुश्किलों वाली होगी, क्योंकि चारों तरफ से ये लोग दूसरे कॉम्पोजिशन से घिरे हुए हैं, ठीक है।
अब दोनों ही तमिल है, लेकिन दो सब ग्रुप है, एक तरफ इंडियन तमिल, एक तरफ श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो है वो पूरा बॉर्डर एरिया में है, नॉर्दर्न क्षेत्र में है, और पूरा का पूरा ईस्टर्न बॉर्डर क्षेत्र में है। इंडियन तमिल पैचेस में पाए जाते हैं, कम संख्या है, और पूरे के पूरे बीच में है, चारों तरफ से सराउंडेड है। ये लोग किनसे? सिन्हलीज लोगों से सराउंडेड है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ और कॉम्पोजिशन भी है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जितने भी सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, वो बुद्धिस्ट है, ठीक है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। और तमिल में जो अधिकांशता है वो हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है लोग बच्चों को, लेकिन हम लोगों को समझना है, कोशिश करना है कि याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतनी कॉम्पोजिशन है तो बहुत अच्छे से अगर याद करेंगे तभी कोई फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो तमिल्स जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग है, सिन्हाला मैं लिख देता हूँ, सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो कि 74% थे, ठीक है। ये अधिकांशता कौन है? तो अधिकांशता ये लोग बुद्धिस्ट है। उसके बाद तमिल्स जितने भी हैं, तो उसमें जो तमिल्स हैं उसमें हिंदूज और मुसलमान हैं, ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स है। अब कॉम्पोजिशन तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। इसके बाद एक सेकेंड, तो देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। और 7% क्रिश्चियन लोग भी है जो सिन्हाला भी है और तमिल भी है। तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इज विल ऑन द फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ऑब्वियसली बात है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर। अब जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है कहाँ पर? बेल्जियम में। अब चूंकि वो जनसंख्या में ज़्यादा थी, वो लोग मेजोरिटी थी, तो वो लोग क्या कर सकती थी? वो लोग कर सकती थी अपना दबाव बना सकती थी फ्रेंच लोगों के ऊपर, ठीक है। और जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता था। उसी तरीके से दिस could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brazil. श्रीलंका में the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. ठीक है। अब ये दो परिस्थितियां का निर्माण हो सकता है, दोनों ही में झगड़े हो सकते हैं, दोनों ही टूट सकते हैं, ठीक है। और पूरी की पूरी तरह से कंट्री जो है दो तरफ से डिवाइड हो जा सकती है। लेकिन ब्रुसेल्स में बेल्जियम में इसको अलग तरीके से हैंडल किया गया, श्रीलंका में इसको अलग तरीके से हैंडल किया गया, ठीक है। अब इसी सेपरेशन की कहानी को हम लोगों को अगले पार्ट में समझना है, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट में केवल हम लोग कॉम्पोजिशन को समझे हैं। अब ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर शायद समझने में भी दिक्कत होगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग पार्ट वाइज में चीज़ों को समझें, और छोटा छोटा करके चीज़ों को जितना समझेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी याद रखने के लिए एक लार्जर पार्ट को छोटी छोटी चीज़ों में बांट करके याद रखेंगे तो आसानी से याद भी होता है और लंबे समय तक हमारे पास रिटेन्ड भी रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस हम लोगों ने कॉम्पोजिशन समझा है और चैलेंजेस समझा है। अब इन चैलेंजेस को डील कैसे करते हैं, अब बेल्जियम अपने इस कॉम्पोजिशन को कैसे हैंडल करता है और श्रीलंका इस कॉम्पोजिशन को कैसे हैंडल करता है, इसको हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट, ठीक है। आप लोगों के कमेंट का वेट रहता है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट, ठीक है। वरना मैं तो वैसे ही वीडियो बनाता ही रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।